हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक कंटिन्यू किया था वही अभी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, सीआर इक्वेशन दैट इज एनालिटिक फंक्शन वाला टॉपिक ही चल रहा है। एंड पहले लेक्चर में उसमें हमने बेसिक सम देखे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के डैम श्योर आपके सम आएंगे। ओके, देन सेकंड लेक्चर इसी टॉपिक का जो हुआ था यानी कि लास्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने एक ही सम सॉल्व किया था, लेंथी सम था, बट वो टेक्निक भी सीखनी जरूरी थी क्योंकि 7 मार्क्स में कई बार वो सम या उस टाइप का पूछा जा चुका है। ओके, देन आज मैं 2 सम करवाने वाला हूं। इसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर किए, तो हमने जो एनालिटिक की यानी कि सीआर इक्वेशन की जो कंडीशन थी उसमें सिर्फ एक्स और वाई वाले जो कंडीशन गिवन थी उसी के बेस पे सम देखे थे। ओके, आज ये जो चौथा सम है वो आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। ओके, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे काम करेंगे, आर थीटा कंडीशन है और वो कब करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे मेंशन नहीं होगा कभी भी, तो समटाइम्स आपको क्या होता है कि यहाँ पे एक्स वाई अप्लाई कर दूं और फिर सॉल्व करो, आधा या पूरा सम हो जाने के बाद फिर पता चलता है कि इस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा या भी होता भी है तो उससे कंडीशन आपकी प्रूव होगी या नहीं होगी वो श्योरिटी नहीं रहती। ओके, सो दैट मीन्स कि कब ये अप्लाई करना है ये भी खास ध्यान रखना है। इस टाइप के सम बहुत कम पूछे जाते हैं बट फिर भी एक सम मैं सिखा देता हूं। ओके, सो सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई सीआर इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू 5/2। ओके, सीधा सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में एक ही टाइप का फॉर्म यानी कि कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसकी पावर दी है और वो पावर आपकी ऐसी है जिसमें आप इजीली यानी कि स्क्वायर क्यूब जैसा नहीं है कि इजीली आप अंदर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सको। ओके, 5/2 पावर अगर मैं सिंप्लीफाई करने को बोलूं, z है, z यानी कि आप क्या करोगे x प्लस i y, उसकी 5/2 पावर, ये टर्म सॉल्व करना आपको बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है एंड दैट इज बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल में भी मोस्ट प्रोबेबली 99% स्टूडेंट यही जानते हैं कि नेचुरल नंबर हो तभी आता है, यानी कि ये जो नंबर दिया है यहाँ पे नॉन इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इस टाइप का मिले तब आपके पास एक ही चॉइस बचती है, एक्स वाई या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं यूज करना है, पोलर यानी कि आर थीटा फॉर्म यूज करना है। ओके, उसका बेनिफिट क्या है कि कार्टेशियन के अंदर हम z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई मेंशन करते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर z इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था r e रेज टू i थीटा। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बट पोलर कोऑर्डिनेट्स करो तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। दोनों सिमिलर थे उस टाइम पे भी मैंने समझाया था, एक एक्सपोनेंशियल में सीधा कन्वर्ट हो जाता है, एक इस तरीके से हो जाता है। सो यानी कि इस तरीके से मैं करूं तो बेनिफिट ये है कि पहले एक्सपोनेंशियल होगा तो पावर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, वहां पे सम केस में अगर जरूरत पड़ी तो डी मॉर्गन थ्योरम का भी यूज हो सकता है, रीजन कॉस और आई साइन है उसकी वजह से। ओके, दैट मींस ये तरीका बेटर रहेगा। सो सीधा सिंपल बात, जब भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले सीआर इक्वेशन की यूज करना है, बाकी कोई केस में जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्टेशियन से सॉल्व हो जाए। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। सो हियर f of z इज इक्वल टू z रेज टू 5/2। सबसे पहली बात कि आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, तो del u बाय del r इज इक्वल टू इस साइड आएगा del v बाय del थीटा। ओके, दूसरा आएगा यहाँ पे उल्टा, मैंने उस टाइम पे भी समझा था, del v बाय del r इज इक्वल टू del u बाय del थीटा। एक केस में 1/r लेना है, दूसरे केस में -1/r लेना है। ओके, ये मैंने 2 तरीके से समझा है। अगर u वाला ही कंसेप्ट लेना है तो del u बाय del थीटा इज इक्वल टू -r del v बाय del r, बट इसमें ये -r 1/r ये थोड़ा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सिंपल समझाया था कि del u पहला फंक्शन del u वाला लेना है, सेकंड कंडीशन में पहला फंक्शन del v वाला लेना है। ओके, 1/r दोनों में आएंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, सिंपल चीज। तो ये 2 कंडीशन है, ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो इसको पोलर में कन्वर्ट करता हूं। सो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू z की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, r e रेज टू i थीटा, z का सिर्फ z का। ओके, उसकी क्या पावर है 5/2। सो दैट मींस 5/2 पावर अप्लाई करो तो यहाँ पे r रेज टू 5/2 एंड e रेज टू i 5 थीटा बाय 2। डन, इतना हो गया।
ये है आपका एफ ऑफ जेड यानी कि क्या है u प्लस आई। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉस एंड साइन वाला यानी कि r रेज टू 5/2, यहां पे आएगा e रेज टू आई थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, यहां पे ये लिखते थे। तो इस हिसाब से यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये जो एंगल है कौन सा आता था कि आई के साथ जो है वो एंगल आता था। आई के साथ यहां पे क्या है 5 थीटा बाई 2 यानी cos 5 थीटा बाई 2 प्लस आई साइन 5 थीटा बाई 2। डन। और ये जो पावर है ये डायरेक्टली यहां पे सेट हो गई। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से ये डायरेक्टली अप्लाई हो गया, आपको ये मिल गया। डन, समझ में आ गया। एक और तरीका है, अगर समटाइम्स ये भूल जाओ और आप लोगों ने इस तरीके से इसको अप्लाई कर दिया, चलो ये एज इट इज रहने देता हूं। सपोज ये इसकी कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से की, r रेज टू 5/2 और e रेज टू आई थीटा रेज टू 5/2। और स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे यहाँ पे कि e रेज टू आई थीटा की जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अप्लाई करेंगे रेज टू 5/2। या फिर पॉसिबली डायरेक्टली आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल की जगह सीधा क्या ले लिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म। ओके, तो ये टर्म आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग डी मोबियस थ्योरम जानते हो, तो डी मोबियस के हिसाब से क्या होता है, पावर आपके एंगल में चली जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 5 थीटा बाई 2, 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आई साइन 5 थीटा बाई 2, तो भी आपको यही टर्म वापस मिल जाएगा। ओके, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स करो या एक्सपोनेंशियल, दोनों तरीके में यही वैल्यू आती है। डिपेंड करता है कुछ टाइम पे आपके दिमाग में क्या आता है, दोनों तरीका सेम है। चलो, तो ये कंटिन्यू करते हैं आगे। अब u प्लस आई वी है, मुझे क्या चाहिए, u की वैल्यू और v की वैल्यू। सो उसके लिए मुझे u और v सेपरेट करने पड़ेंगे। दैट मींस यहाँ पे भी मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसे टर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये तो बन गया है, बट ये r बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। So r raised to 5/2 cos 5 theta by 2 plus I r raised to 5/2 into sin 5 theta by 2. Therefore u plus I. अब डायरेक्टली कंपेयर करो तो ये आपका रियल पार्ट यानी कि u मिल गया। So therefore u is equals to r raised to 5/2 cos 5 theta by 2 and imaginary part I वाला यानी कि ये v is equals to r raised to 5/2 sin 5 theta by 2। u और v मिल गया। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली जो कंडीशन थी वो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए del u by del r, del v by del theta, del v by del r and del u by del theta, यानी 4 डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो, del u by del r। सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में करना है, तो r के रिस्पेक्ट में करो तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एज इट इज। इसका क्या होगा, x रेज़ टू n के हिसाब से, तो पावर आगे आएगी। ओके, यानी कि 5/2 आगे एक पावर कम, तो 5/2 में से एक माइनस करूं तो क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, यानी कि r रेज़ टू क्या आएगा 3/2। ओके, डिफरेंशिएशन आ गया। अब del u by del r किया, वैसे del u by del थीटा कर दो, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते थे x के रिस्पेक्ट में धन y के रिस्पेक्ट में, वैसे यहां पे करना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो r कांस्टेंट रहेगा, तो सबसे पहले कांस्टेंट आपका एज इट इज r रेज़ टू 5/2। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन 5 थीटा बाय 2। ओके, बट स्पिरिट पहले भी समझाया था कि cos का तो मैंने माइनस साइन कर दिया, बट 5 थीटा बाय 2 इसका वापस से होगा, ये आपकी स्पिरिट है। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1, 5/2 कांस्टेंट बचेगा, यहां पे आगे आएगा 5/2 माइनस के साथ। डन, दो वैल्यू मिल गई। वैसे ही इसके फाइंड करो, del v बाय del r, तो r के रिस्पेक्ट में पावर आगे एक पावर कम, sin 5 थीटा बाय 2। सिमिलरली del v बाय del थीटा, तो r सेम टू सेम रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 5 थीटा बाय 2 और इसमें से स्पिरिट का वापस से आएगा 5/2। ओके, सो सारे आपको डिफरेंशिएशन मिल गए। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही ये चेक करना है। तो इसके लिए सीधा सिंपल स्टेप क्या करना है, मैंने पहले भी समझाया था, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था तो पहले x के रिस्पेक्ट में, नीचे y के रिस्पेक्ट में,
एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से ही करना, फिर क्रॉस चेक कर लेना है। तो क्रॉस में चेक करूं तो पहली कंडीशन ये वाली, ओके। तो ये जैसे उसमें हो रहा था कार्टेशियन में, वैसे ही सीआर इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओके। बट यहाँ पे सीधा सेम नहीं है, विथ 1/r है, ओके। तो उसके साथ करना है। तो आप ये यहां से भी डिसाइड कर सकते हो, बट अगर डिसाइड नहीं हो रहा तो इस हिसाब से वैल्यू बनानी है। क्या करना है? तो सबसे पहले मुझे चाहिए डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी बाय डेल थीटा, ओके। यानी कि डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू क्या है? ये वाली, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/r। इसमें सिर्फ डेल वी बाय डेल थीटा की वैल्यू। तो आप लोग क्या करो, ये जो कंडीशन चाहिए, दो ऑप्शन बता रहा हूं, ये जो चाहिए ये पहले कंडीशन यहाँ पे लिख दो, उसके हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए, ये पहला तरीका। सेकंड तरीका क्या है? इसमें से कोई भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लो, मोस्ट प्रोबेबली राइट हैंड साइड ले लेना, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड यानी डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू आनी चाहिए। चलो, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूं। तो फर्स्ट कंडीशन, उसके लिए राइट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए? 1/r डेल वी बाय डेल थीटा, और ये वैल्यू आपकी इसके हिसाब से डेल यू बाय डेल आर जैसे आनी चाहिए। तो 1/r एज इट इज, डेल वी बाय डेल थीटा की वैल्यू क्या है? 5/2 r raised to 3/2, sorry 5/2 r raised to 5/2 and cos 5 theta by 2, ओके। r का यहाँ पे मिक्स कर लो, 5/2 है, यहाँ पे पावर है r की 1 पावर, बट वो नीचे है, ऊपर जाएगी तो -1 होगा, 5/2 -1 यानी 3/2 हो जाएगा। सो बचेगा 5/2 r raised to 3/2 cos 5 theta by 2, एंड ये वैल्यू आपकी कौन सी है? ये वाली, और ये होनी ही चाहिए डेल यू बाय डेल आर। सो डेल यू बाय डेल आर आ गया, और ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। ये भी तरीका है, पहला भी मैंने समझाया कि दोनों ये कंडीशन पहले लिख दो, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी राइट, ओके, जो बेटर लगता है। चलो, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज, तो नीचे लिख दो देयरफॉर डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी बाय डेल। देन सेकंड कंडीशन क्या थी? u की जगह v, ओके। यहां पे v की जगह u, सिर्फ यहां पे आएगा माइनस, सीधा सिंपल, ये जो इंटरचेंज किया उसकी वजह से माइनस, ऐसे ही तरीके से याद रखो। तो पहले राइट हैंड साइड इसकी क्या है? -1/r डेल वी बाय, सॉरी डेल यू बाय डेल थीटा, ओके। -1/r एज इट इज, डेल यू बाय डेल थीटा की वैल्यू क्या है? ये वाली। सो 5/2 r raised to 5/2 एंड sin 5 थीटा बाय 2, और आगे माइनस भी है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस। तो पहला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r raised to 1 है, नीचे ऊपर जाएगा तो -1 होगा, 5/2 -1 यानी 3/2, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस यानी 5/2 r raised to 3/2 sin 5 थीटा बाय 2। तो ये वैल्यू किसकी है? चेक कर लो, किसका आंसर आना चाहिए? डेल वी बाय डेल आर का, जो यहाँ पे ऑलरेडी है 5/2 r raised to 3/2 sin 5 थीटा बाय 2, सेम टू सेम है। सो देयरफॉर इट्स डेल वी बाय डेल, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो अगेन लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल आ गए। सो सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। सो यहां पे लिख दो, सो देयरफॉर डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू बाय डेल थीटा। दो कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो गई है यहां पे, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे एनालिटिक या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा नहीं है, सिर्फ सीआर इक्वेशन वेरीफाई करना है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, हेंस सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ओके। सो अगेन बोल रहा हूं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के सम तभी आपको यूज करने हैं जब यहाँ पे कोई z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उसकी पावर यानी दो टर्म दिया है और उसकी पावर आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तभी इसकी जरूरत पड़ेगी और तभी यूज करना है, बाकी नॉर्मल सम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं।
3. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5. ये लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का. इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ये है कि एबीसीडी आपको फाइंड करना है सो दैट फंक्शन इज एनालिटिक. मतलब कि फंक्शन एनालिटिक गिवन है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी और डी की वैल्यू. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, वो दो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. ओके, आपको उसका यूज करके ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो जो प्रोसीजर करते हैं वही करना है. u और v की पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, द डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो हियर द फंक्शन इज f of z is equals to x square plus axy plus by square plus I cx square plus dxy and plus y square. ओके, ये आपका फंक्शन है. इसमें ऑलरेडी इसने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके ही गिवन दिया. ओके, सो मतलब डायरेक्टली u इज अ रियल पार्ट दैट इज x square plus axy plus by square. u मिल गया. एंड v इज अ cx square plus dxy plus y square. डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो. xy फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, सो डायरेक्टली del u by del x. x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो. x स्क्वायर का 2x प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1 तो ay बचेगा. y इज अ कांस्टेंट, यहां पे x नहीं है मतलब पूरा डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा. सो del u by del x मिला 2x प्लस ay. नीचे del u by del y, y के रिस्पेक्ट में करो. y के रिस्पेक्ट में पूरे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, रीजन x कांस्टेंट बचेगा. यहां पे करूंगा तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, ax कांस्टेंट रहेगा प्लस y स्क्वायर का 2y होगा साथ में b यानी कि 2by. del u by del y मिल गया. वैसे ही del v by del x, cx स्क्वायर का 2cx प्लस dxy का dy बचेगा, x का 1 हो गया. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 x के रिस्पेक्ट में एंड del v by del y इसका 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में. यहां पे बचेगा dx एंड प्लस y स्क्वायर का होगा 2y. ओके, अब यहां पे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एनालिटिक है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब डायरेक्टली कंडीशन आपको ले लेंगे. सो नीचे यहां पे लिखो फंक्शन f of z is analytic. So from CR equation के ऊपर से दोनों कंडीशन लिख दो. del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x. दोनों कंडीशन लिख दी, प्रूव नहीं करनी. अगेन वो डाउट, आपको एबीसीडी फाइंड करना है, एनालिटिक गिवन है तो ये प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट ले लेना. del u by del x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो 2x plus ay is equals to del v by del y की वैल्यू dx plus 2y and del u by del y की वैल्यू ax plus 2by is equals to del v by del x की वैल्यू 2cx plus d. ओके, अब यहां से आपको कांस्टेंट सॉल्व करने हैं. पहली बात कि आपको अगर 4 वैल्यू चाहिए तो 4 इक्वेशन की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है. ओके, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, बट फायदा ये है डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा बाय कंपैरिजन. कंपैरिजन से कैसे? यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ पे y वाला, यहाँ पे x वाला, यहाँ पे y वाला, दोनों टर्म प्लस है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, मतलब कि उसका जो फॉर्मेशन है वो सेम है, वेरिएबल के साथ भी और सिग्नेचर मतलब साइन के साथ भी. ओके, दैट मींस के डायरेक्टली कंपेयर करूं तो यहां से मुझे x का कोएफिशिएंट क्या है d, यहां से x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यानी d इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा. ओके, वैसे ही y का कोएफिशिएंट 2 और यहां पे y का कोएफिशिएंट 8, मतलब सीधा सिंपल आपको x और y के कोएफिशिएंट कंपेयर करना है. सिमिलरली यहां पे भी है x y और बीच में दोनों जगह प्लस. सो यहां पे लिखो कंपेयर the coefficients of x and y in both equations. ओके, दोनों इक्वेशन में x और y की
वैल्यू सॉरी कोएफिशिएंट वैल्यू कंपेयर करता हूं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2, सो 2 इज इक्वल टू इस साइड x की वैल्यू है d। एक ये मिला पहले इक्वेशन में से, एंड सॉरी कॉमा कर देता हूं। दूसरी वैल्यू y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 8 और यहाँ पे y का 2, एंड ये प्रोसीजर एक इक्वेशन में की वैसे ही दूसरे में करो। तो दूसरे में करूं तो x का कोएफिशिएंट 8 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2c, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2b और इस साइड y का कोएफिशिएंट b। तो कंपैरिजन से सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर। अब दो वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई, d इज इक्वल टू 2, सो ये वैल्यू आ गई, एंड a इज इक्वल टू 2, ये भी वैल्यू आ गई। तो दो वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल गई। ये वैल्यू का यूज करके यहाँ पे कौन सी फाइंड करनी है, a और d मिल गया है, तो सिर्फ आपको c और b फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे c वैल्यू लानी है, a आपको गिवन है, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 2, b की वैल्यू फाइंड करनी है, d का आंसर क्या है 2, सब्स्टिट्यूट किया, सो b इज इक्वल टू यहाँ पे भी मिलेगा 1। सो चारों की वैल्यू आपको मिल गई, सो नीचे लिख दो, हेंस वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d आर रिस्पेक्टिवली लिख दो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू 2। ओके, तो आपको सिर्फ कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और कुछ नहीं करना था, जो यहाँ पे वैल्यूज मिल गई। सम इस टाइप के बहुत सिंपल है, पूछने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी ये अगर एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने एक सम समझा दिया। मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक के अंदर जो पहले लेक्चर में इस टॉपिक का पहला लेक्चर था, वो जो करवाए थे सम, उसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। ओके, बट सारे आपको याद रहने चाहिए, एक दूसरे के रिलेवेंट ही है, और कभी भी ये टॉपिक स्किप मत करना। इस चैप्टर का या इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। फिर भी इनकेस कोई क्वेरी है, मैं आपको वर्कशीट में सम दूंगा, कोई क्वेरी निकले तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।